प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में अध्ययन करेंगे पाठ 1 भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। आपका इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा शब्द किस धातु से बना है? तो भाषा जो शब्द है वो बना है भास धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो बच्चों, मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहते हुए हमें अपने मन के विचार प्रकट करने पड़ते हैं और तथा दूसरों के जो विचार हैं उनको समझना पड़ता है। और विचारों के इस आदान प्रदान को ही हम भाषा का नाम देते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। और भाषा से ही हम विचारों एवं भावों की अभिव्यक्ति को हम समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ हम भाषा के द्वारा ही कर सकते हैं। अपने विचारों का आदान प्रदान हम भाषा के द्वारा ही करते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संबोधन भाषा के किस रूप के अंतर्गत आता है? तो ये भाषा का मौखिक रूप है। भाषा के 2 ही रूप मान्य हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। तो मौखिक है वह भाषा जिससे हम अपने भाव और विचारों का आदान प्रदान मौखिक रूप से करते हैं या मुँह से बोलकर करते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा है जब हम वही जो हमने बोलकर किया, जो मौखिक रूप में हमने जिसको बोला है, उस भाषा को हम या उस बात को जब हम लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तो वह भाषा लिखित रूप बन जाती है। तो भाषा के 2 ही रूप मान्य हैं, मौखिक और लिखित। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हमारे देश में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है? इनमें से किन्हीं 4 के नाम लिखिए। तो जो हमारा भारतीय संविधान है, हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और जिनमें है हिंदी है, संस्कृत, उर्दू, गुजराती, मराठी, मलयालम, असमिया, बांग्ला, कन्नड़, उड़िया, कश्मीरी, डोगरी, नेपाली, बोडो, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, सिंधी, तमिल और तेलुगु। तो ये 22 भाषाएं हैं जो हमारे संविधान ने, जो भारतीय संविधान है, इन भाषाओं को मान्यता दी है। अब भाषा के बाद आता है बोली। तो बच्चों, बोली हम उसे कहते हैं जब किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा या सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला जो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है उसे हम बोली कहते हैं। और जो आसपास के क्षेत्र में जो भाषा हम प्रयोग करते हैं या बोलते हैं उसे हम बोली कहते हैं। तो बोली में जैसे मैथिली हो गई, ब्रज भाषा है, अवधी हो गई, हरियाणवी हो गई, गढ़वाली है, कुमाऊनी है, हिमांचली है, ये सब बोलियों के ही रूप हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिपि किसे कहते हैं? कुछ प्रमुख लिपियों के नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पे समझने वाली बात ये है, लिपि है क्या? तो लिपि वह ध्वनि है, वह मौखिक ध्वनियों का जो लिखने की जो विधि है, जब हम किसी भाषा को लिखते हैं तो उसके लिखने के जो तरीके हैं उसको हम लिपि कहते हैं। या लिपि का अर्थ ये समझ लीजिए आप, वह चिन्ह जिनके माध्यम से हम किसी भाषा को लिखते हैं। तो सभी भाषाओं को सीखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है, उस लिपि को हमें सीखना पड़ता है, फिर हम उस भाषा को जान सकते हैं या पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं। बिना लिपि के ज्ञान के हम किसी भाषा को नहीं सीख सकते। तो कुछ भाषाएं हैं जिनकी अपनी अपनी लिपि होती है और विश्व में प्रत्येक ऐसी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं मान लो आप,
जिनकी अपनी अपनी लिपि हैं। जैसे हिंदी है, संस्कृत, नेपाली, मराठी, ये हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। अंग्रेजी, जर्मन भाषा को हम रोमन लिपि में लिखते हैं। उर्दू, अरबी को हम फारसी लिपि में लिखते हैं। पंजाबी भाषा को हम गुरमुखी लिपि में लिखते हैं। बांग्ला को हम बंगाली लिपि में लिखते हैं और जापानी को हम निहोंगो लिपि में लिखते हैं। तो ये इन लिपियों के नाम हैं, जो इनके लिखने के जो चिन्ह हैं इनको हम लिपि कहते हैं। तो भाषा को लिखने की जो तरीके हैं, जो चिन्ह हैं, उन चिन्हों को हम लिपि कहते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने भाषा पढ़ा, भाषा के रूप मैंने आपको समझाए। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है? तो किसी भी भाषा के शुद्ध स्वरूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। और किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग के लिए हमें उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इसके अभाव में हम उस भाषा का शुद्ध प्रयोग नहीं कर सकते। तो बच्चों ये समझ लीजिए, हमें अगर व्याकरण पढ़नी है या भाषा पढ़नी है, उसके लिए हमें भाषा को समझने के लिए हमें पहले लिपि की आवश्यकता पड़ती है। फिर उसी भाषा को हम शुद्ध रूप में उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करें, उसके लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। और व्याकरण के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, भाषा को शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना सीखते हैं। ये सब होता है व्याकरण के माध्यम से। तो व्याकरण के चिन्हों के माध्यम से, व्याकरण के नियमों को पढ़कर हम किसी भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती व कन्नड़ कौन सी लिपियों में लिखी जाती है? तो यहाँ पे पूछा गया है जो गुजराती और कन्नड़ भाषा है ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है। तो गुजराती है देवनागरी और कन्नड़ जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है। भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है? तो भाषा जो है, अब वही जो भाषा है जिसको हमने बोला, अब उसको प्रमाणित करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, अब जो आपने बोला उसको तो कोई प्रमाण नहीं है, भाई आपने ऐसा बोला, तो प्रमाण के लिए हम सबूत के तौर पे हम क्या करते हैं, जो हमने बोला उस भाषा को हम लिखित रूप में या लिखकर जो हमने बोला है उसको हम लिखकर प्रकट करते हैं। तो वो भाषा क्या बन गई, प्रमाणित बन गई कि भाई हमने ऐसा कहा या उस व्यक्ति ने ऐसा कहा। तो इसके लिए हमें लिखित रूप की आवश्यकता होती है। भाषा को प्रमाणिक बनाने के लिए हमें लिखित रूप की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो जैसे बच्चों मैंने आपको पहले बताया, भाषा जो है ये भाषा धातु से बना हुआ है और अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमें जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा के दो रूप हैं, एक है मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो हम अपने विचारों को कैसे प्रकट करते हैं, एक मौखिक रूप में करते हैं, मुंह से बोलकर करते हैं, दूसरा हम लिखित रूप में करते हैं। मौखिक रूप में जैसे हम कोई भाषण देना, ये हम मौखिक रूप हो गया। दूसरा हो गया लिखित रूप, जो हमने लिखकर दिया। तो ये दो रूप भाषा के हो गए। इसके बाद है भाषा के लिखित रूप का क्या महत्व है। तो भाषा का जो लिखित रूप है वो हम ज्ञान विज्ञान के व साहित्य के पीढ़ी से एक दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। भाई जो हमने लिखा, हमने तो बोला, उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन जो हमने लिखा, जो आज लिखा, वो कई वर्षों तक हम उसको हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी उस विचारों को पढ़ सकते हैं। तो ये सिर्फ होता है लिखित के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? अब इसमें है भाषा हमारे द्वारा अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस सहज साधन का प्रयोग किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। तो अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए हैं, हम जिस का प्रयोग करते हैं, जिस साधन का प्रयोग करते हैं वो है भाषा। अब बोली किसी स्थान विशेष के लोगों द्वारा सामान्य व्यवहार में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है।
अब भाषा तो हमारी विस्तृत है, वो साहित्य में भी प्रयोग होती है, लेकिन जो बोली है वो निश्चित सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था, अवधी भाषा हरियाणवी है, भोजपुरी है, कुमाऊनी है, हिमाचली है, गढ़वाली है, ये सब बोलियों के रूप हैं, ये सब बोलियों में आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है आगे ये भी सब साहित्य के रूप में इनमें साहित्य रचना होने लगी हैं, तो जिससे ये धीरे धीरे अब भाषा का रूप लेने लगी हैं। तो यहाँ पे हम अंतर पढ़ेंगे भाषा और बोली। भाषा का जो विस्तृत रूप होता है और बोली का जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, ये इन दोनों में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिए इसका क्या महत्व होता है? अब भाषा के मौखिक ध्वनियों को लिखने की जो विधि है उसे हम लिपि कहते हैं, और लिपि के द्वारा भाषा लिखित रूप पाकर ज्ञान विज्ञान और साहित्य को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने तथा लिखित रूप में भावों को अभिव्यक्त करने का माध्यम बनती है। तो भाषा की जो मौखिक ध्वनियाँ हैं उसको लिखने के लिए हम जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसे हम लिपि कहते हैं। क्योंकि किसी भाषा को सीखना है तो पहले हमें उसकी लिपि सीखनी पड़ेगी, अर्थात उसके चिन्ह सीखने पड़ेंगे। और यही लिपियाँ जब हम इसका ज्ञान हमें हो जाता फिर हम उनको भाषा सीख जाते हैं, और उस भाषा को हम क्या करते हैं, साहित्य के रूप में उस भाषा को आगे की ओर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं? इसके अंगों के नाम लिखिए। बच्चों, मैंने आपको इससे पहले समझाया था व्याकरण। तो व्याकरण का अर्थ है शुद्धता। भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराने का काम किसका है? व्याकरण का है। व्याकरण के बिना हम किसी भाषा का शुद्ध रूप नहीं जान सकते। तो उससे भाषा का शुद्ध रूप जानने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है, और व्याकरण के अंतर्गत उन नियमों को पढ़ना पड़ता है जो हमें भाषा को शुद्ध रूप मानक हमें समझने में हमारी सहायता करते हैं। तो उन नियमों को हमें पढ़ना पड़ता है। तो किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र को व्याकरण कहा जाता है। अब आता है व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार, वर्ण आपको पता है आ ई उ का खा गा गा, ये सब वर्ण हैं। फिर वर्णों से मिलकर बनते हैं शब्द। पहले हम वर्ण पढ़े जो स्वतंत्र रूप होते हैं, फिर हमने वर्ण से मिलकर बने हैं शब्द, और शब्द से मिलकर बनते हैं वाक्य। जब 2 या 2 वर्ण मिलकर बनते हैं तो शब्द बनते हैं, और जब कई शब्द 2 या 2 से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। तो ये 3 अंग हैं व्याकरण के, जिसके माध्यम से हम भाषा का शुद्ध रूप जान सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने हिंदी व्याकरण में पढ़ा भाषा, बोली, लिपि व व्याकरण, और सभी बच्चे इन प्रश्नों के उत्तर अवश्य याद करें।